हाँ बच्चों, क्या हाल है? वालेकुम सलाम एवरीबॉडी। ओके, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। यस बेटा, हन्नान डेट आ गई है और 26 ऑफ सितंबर है डेट, जो हम लोग पहले से ही सोच रहे थे कि सितंबर के सेकेंड हाफ के करीब जो है डेट आएगी। डेट आ गई है फाइनली एंड नाउ आई थिंक दिस इज द करेक्ट वन। जल्दी से क्विकली जुड़ जाइए और हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, नाउ पे अटेंशन स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नर्वस सिस्टम में ब्रेन के बारे में बात किया था और ब्रेन के सारे पार्ट्स के बारे में बात किया था। लास्ट पार्ट चल रहा था बच्चों द हाइंड ब्रेन। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ब्रेन के तीन हिस्से, द फोर ब्रेन जो आगे वाला हिस्सा है, मिड ब्रेन ये बीच वाला हिस्सा है एंड हाइंड ब्रेन ये पीछे वाला हिस्सा है। हमने फोर ब्रेन के बारे में बात कर लिया था, मिड ब्रेन के बारे में बात कर लिया था एंड नाउ फाइनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हाइंड, जो ब्रेन का पीछे वाला हिस्सा है बच्चों, हाइंड ब्रेन, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। अब केयरफुली, बहुत ध्यान से सारी बातें सुनने की, समझने की कोशिश करिएगा। हाइंड ब्रेन में बच्चों तीन मेन पार्ट्स हैं। देयर आर थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। कौन कौन से तीन मेन पार्ट्स हैं बच्चों? एक, सबसे पहले सेरेबेलम। बच्चों सेरेब्रम बोला था फोर ब्रेन का पार्ट, ये सेरेब्रम नहीं सेरेबेलम है, ये पीछे का पार्ट है बच्चों ब्रेन का। हाइंड ब्रेन में ये जो पीछे निकला हुआ होता है ना बच्चों, दिस इज एक्चुअली द सेरेबेलम। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। ये हमारे ब्रेन का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। ये दूसरा सबसे बड़ा पार्ट है अपने ब्रेन का बच्चों। इसका दो बहुत इंपॉर्टेंट काम है बच्चों। इट हैज टू वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। वन, दैट इज एक्चुअली पोस्चर, बॉडी का पोस्चर मेंटेन करना, और दूसरा बॉडी का बैलेंस। सो ये याद रखिएगा बच्चों, सेरेबेलम इट मेंटेन्स द पोस्चर, इट मेंटेन्स पोस्चर ऑफ बॉडी। और दूसरा क्या कह दिया है बच्चों इसके बारे में? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग आवर बैलेंस। ये दोनों ही बात हमने लास्ट टाइम पर डिस्कस कर लिया था, लेकिन एक बार बता देते हैं बच्चों, बैलेंस वाले काम है बच्चों, उन सबको यही मेंटेन करता है, उन सबको यही कंट्रोल करता है ना। याद रखिएगा क्या पूछ रहे हैं, विजुअल एंड ऑडिटरी सिग्नल को कैसे प्रोसेस करते हैं। अब प्रोसेस करने का मतलब क्या? उनको एनालाइज करना। कोई चीज देखा हमने तो उस देखने वाले जो सिग्नल है जो आईज में डेवलप हुआ, वो सिग्नल फिर मिड ब्रेन के पास जाता है, वहां पर वो उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बच्चों, जो बात पढ़ रहे हैं उसके बारे में सुन लीजिए पहले। ये बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है। पोस्चर का मतलब कैसे हम खड़े रहते हैं, कैसे बैठते हैं, हमारे बॉडी का खड़े रहने का स्टाइल क्या है, बैठने का कैसा स्टाइल है, टेक करके खड़े रहते हैं, झुक करके खड़े रहते हैं, स्ट्रेट रहते हैं, है ना, ये सब पोस्चर है। और बैलेंस किस चीज को कहते हैं स्टूडेंट्स? बैलेंस का मतलब ये कि जैसे एक बार बहुत बेसिक सी एक बार एक सवाल पूछा गया था बच्चों कि एक 6 साल की बच्ची सड़क के किनारे रोप के ऊपर, रस्सी के ऊपर चल रही है। बताइए कि उस बच्ची के ब्रेन का कौन सा हिस्सा, कौन सा पार्ट एक्चुअल में उस रस्सी पर चलने में उसको मदद कर रहा है? द आंसर इज सेरेबेलम। जो बर्ड्स है बच्चों, बर्ड्स का सेरेबेलम बहुत डेवलप होता है, जो उनको एरोडायनेमिक्स, फ्लाइट में मदद करता है बच्चों, फ्लाइंग बैलेंस में मदद करता है। तो याद रखिएगा सर, ऑफलाइन कोचिंग हिंदी मीडियम में क्यों नहीं स्टार्ट हो रही? बेटा अभी ध्यान दीजिए, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जनरल बातें आखिरी में पूछिएगा। हिंदी मीडियम में बच्चों, हिंदी मीडियम की क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के स्ट्रेंथ पर, है ना। अभी फिलहाल जो चीज स्टार्ट हो रही है दैट इज इंग्लिश मीडियम के लिए 11th एंट्रेंस की ऑफलाइन क्लासेस फ्रॉम 16th ऑफ अगस्त, है ना। अभी हिंदी मीडियम का कोई प्लान नहीं है, बट अगर स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ आ जाती है तो हिंदी मीडियम के बैचेस हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए बच्चों, लास्ट में पूछेगा जो भी चीजें, नाउ पे अटेंशन ओवर हियर। एक और सवाल पूछा जाता है बच्चों, जो डांस करते हैं, डांस करने में भी बॉडी का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसमें भी डांस करने में ब्रेन का कौन सा हिस्सा मदद कर रहा है, क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है? द आंसर इज सेरेबेलम। तो जितने भी बैलेंस वाले रोल है या एक्टिविटी है बच्चों, वो सब आप लिंक करिएगा किससे? सेरेबेलम से। कहा जाता है कि बहुत छोटे बच्चे, 1, 1.5, 2 साल के बच्चे बहुत अच्छे से दौड़ नहीं पाते, या दौड़ते हैं तो हर कोई डरा हुआ रहता है कि ये ज्यादा स्पीड में ना दौड़ जाए, क्योंकि डर है जहां उसने स्पीड पकड़ा वहां वो अपने आप को कंट्रोल करना उसको मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो 5-6 साल का हो जाता है, उसका बैलेंस बढ़िया हो जाता है। द रीजन इज सेरेबेलम या ब्रेन का डेवलपमेंट बचपन में उतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करता है उसकी ब्रेन का डेवलपमेंट और हो जाता है, सेरेबेलम बिकम्स मोर डेवलप्ड। बच्चों आई होप ये बात मैंने सभी को समझा दिया। अब हम लोग ब्रेन के, हाइंड ब्रेन के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, एंड दिस इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा, याद रखिएगा बच्चों, ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइंड ब्रेन का, और ये बहुत सारे इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। So it is responsible for controlling, it controls the involuntary actions. इनवॉलेंटरी एक्शंस मतलब जो हमारे कब्जे में नहीं है, जैसे बहुत सारी बातें अब यहां पर बताने वाला हूं, लेकिन उन सारे बातों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वॉमिटिंग। जो वॉमिटिंग आती है ना, उल्टी आती है बच्चों, वॉमिटिंग ये अपने कब्जे में नहीं है, कभी कभी बच्चों ऑब्स्ट्रक्ट होकर के वो स्टार्ट हो जाती है आना, तो वो हमारे ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगेटा है जो वॉमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वॉमिटिंग, स्नीजिंग, छींक आना, जो छींक आती है उसके लिए भी बच्चों मेडुला ऑब्लोंगेटा रिस्पॉन्सिबल है। यॉर्निंग, जो मुंह खोल करके हम लोग देख करके बच्चों को, कई बार क्लास में बैठ करके कुछ बच्चे बड़ा बड़ा मुंह खोलते हैं एकदम, हम समझ जाते हैं कि इस बंदे का मेडुला ऑब्लोंगेटा इस वक्त बहुत एक्टिव है, दोपहर में लगता है ये चावल भर के खा के आया है ना, नींद आ रही है इसमें। तो जब नींद आती है बच्चों तो होता क्या है कि जो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के चारों तरफ एकदम कंसंट्रेट हो जाता है, ब्रेन वगैरह को ग्लूकोज वगैरह का सर्कुलेशन या ऑक्सीजन वगैरह कम हो जाता है, तो ब्रेन थोड़ा सा ड्राउजी महसूस करता है, जिसकी वजह से नींद वगैरह आती है। तो हम लोग समझ जाते हैं, कोई भी बच्चा यॉर्निंग कर रहा होता है, हम समझ जाते हैं कि इस बंदे का मेडुला ऑब्लोंगेटा इस वक्त बड़ा एक्टिव हो रहा है। तो वॉमिटिंग, स्नीजिंग है ना, उसके अलावा यॉर्निंग, उसके अलावा सॉलोइंग, निगलना चीजों को, है ना, हिकअप्स, हिचकी आना, ये सब मेडुला ऑब्लोंगेटा के कंट्रोल में। तो लिख देता हूं बच्चों, सलाइवेशन। सलाइवेशन मतलब सलाइवा का निकलना। आप जैसे घर में हैं, मोहल्ले में, आपके पड़ोस में कहीं पर बहुत बढ़िया खाना बन रहा है आपके बगल में, और आपको खुशबू आ रही है, आपको पूरा यकीन है कि आपको खाने को नहीं मिलने वाला, बट उसके बाद भी उसके खुशबू से आपका सलाइवा फ्री में निकल रहा होता है, एनर्जी का वेस्टेज। बट क्या करें, अपने कब्जे में ही नहीं है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है वही सलाइवेशन करवा रहा है। तो सलाइवेशन, swallowing, hiccups, sneezing, vomiting, ये सब किसके कंट्रोल में है बच्चों? ये सब हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा के कंट्रोल में है। तो जैसे लिख दिया जाए, क्या क्या बच्चों? वॉमिटिंग सबसे पहले, उसके अलावा स्नीजिंग, स्नीजिंग, कफिंग भी बच्चों, कफिंग जो खांसी आती है ना, कफिंग। जैसे कुछ बच्चे जो है जब क्लास वगैरह से एब्सेंट रहते हैं, उनसे कुछ पूछे कि बेटा कहाँ थे, 2 दिन एब्सेंट क्यों थे, तो वो कुछ बच्चे तो, बट मुझे तो एटलीस्ट समझ में आ जाता है कि ये इसकी सेरेबेलम वाली ओरिजिनल खांसी है, या इसने सोच समझ करके लॉजिक वगैरह लगा करके इसका सेरेब्रम वाली खांसी है। बात समझ रहे हैं बच्चों? तो ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। क्या नहीं कनेक्टेड कर, है ना? तो ये बात याद रखिएगा बच्चों, ये बात याद रखिएगा कि सेरेबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कफिंग आल्सो, है ना? क्या आप सही है? ठीक है, क्लियर हो गया। एनीवेज याद रखिएगा बच्चों, क्या हमने बता दिया? वॉमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, उसके अलावा हिकअप्स, हिकअप्स, है ना, उसके अलावा सलाइवेशन, सलाइवेशन, उसके अलावा यॉर्निंग, YAWNING, यॉर्निंग, है ना। ये सब जो है बच्चों किसके रोल में है बच्चों? मेडुला ऑब्लोंगेटा के कंट्रोल में है।
अच्छा, उसके अलावा मेडुला ऑब्लोंगेटा के कुछ और भी, स्नीजिंग मतलब बेटा छींक आना, जो छींक आती है ना, स्नीजिंग, सो दैट इज आल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। अच्छा बच्चों, एक और बात सुन लीजिए, मेडुला ऑब्लोंगेटा का एक दो और भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये हार्ट बीट के रेट को भी कई बार इन्फ्लुएंस करता है। जैसे हमने कोई चीज, मान लीजिए कोई चीज बेसिकली हमने जो है ऐसी देख ली जिससे हमें डर लग रहा है, मान लीजिए, तो डर लगने के वजह से भी क्या होता है बच्चों, हार्ट बीट का रेट बढ़ जाता है। तो हार्ट बीट का रेट डर से कैसे एसोसिएटेड है? एक्चुअली जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है उसने हिकअप्स मतलब हिचकी आना बेटा, है ना। अच्छा, जो डर लगने वाली चीज है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा ने हार्ट बीट का रेट बढ़ा दिया। तो याद रखिएगा बच्चों, तो कंट्रोल्स रेट ऑफ हार्ट बीट। उसके अलावा और क्या बच्चों, हार्ट बीट के अलावा ब्लड प्रेशर को भी ये इन्फ्लुएंस करता है, बीपी, ब्लड प्रेशर। एक और बात यहीं पर मैं आपको बता दूं, मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रीदिंग के रेट को भी, है ना, याद रखिएगा बच्चों। ब्रीदिंग, यॉर्निंग बताया तो जमा ही लेना बेटा, है ना, पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया। सर जब रन करते हैं तो भी बढ़ जाता है, तो सेरेबेलम पार्टिसिपेट करता है या मेडुला ऑब्लोंगेटा? सेरेबेलम। बेटा जब दौड़ते हैं तो बॉडी का ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है तो एक्चुअल में बेसिकली जो ब्रीदिंग का रेट है वो बढ़ जाता है। जब ब्रीदिंग का रेट बढ़ जाता है तो उसके साथ साथ मेडुला ऑब्लोंगेटा ही जो हार्ट बीट का रेट है वो भी बढ़वा देता है। तो ये याद रखिएगा बच्चों कार्डियो के वक्त। तो कंट्रोल्स हार्ट बीट रेट, और उसके अलावा controls the rate of breathing। बच्चों ब्रीदिंग के रेट को भी ये कंट्रोल करता है। आई होप बच्चों मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में बातें सभी को क्लियर हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी बच्चों, सभी को याद रखना है, यहां से सवाल बनता है बच्चों, और बनने वाला है, ये याद रखिएगा बच्चों, यहां से सवाल बन सकता है और बढ़िया सवाल बन सकता है बच्चों। चलिए और आगे चलते हैं, और अब हम लोग हाइंड ब्रेन का तीसरा और लास्ट हिस्सा डिस्कस करते हैं, पॉन्स, PONS, पॉन्स। बच्चों ये एक तो रिले सेंटर के तरह काम करता है। रिले सेंटर के बारे में बताया था ना, जो भी सिग्नल्स हमारे बॉडी से आ रहे हैं उसको सेरेबेलम को रिले करता है ना, इट एक्ट्स एज अ रिले सेंटर, है ना, इट डिस्ट्रीब्यूट्स signals to cerebellum को सिग्नल डिस्ट्रीब्यूट करता है। और दूसरा बच्चों, इट कंट्रोल्स द रेट ऑफ ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग के रेट को ये भी कंट्रोल करता है, और प्लस मेडुला ऑब्लोंगेटा भी कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा का रोल ज्यादा है, अगर दो में से एक चुनना हो तो आपको मेडुला ऑब्लोंगेटा चुनना पड़ेगा, लेकिन अगर दोनों को चुनने का ऑप्शन है तो आप दोनों मेडुला ऑब्लोंगेटा भी याद रखेंगे और पॉन्स भी याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, यस लाइक थैलेमस, लेकिन थैलेमस सेरेब्रम को मैसेजेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, और पॉन्स जो है वो सेरेबेलम को मैसेज डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय, बता तो दिया बेटा, रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग जो है उसको मेडुला ऑब्लोंगेटा भी और पॉन्स भी कंट्रोल करता है, लेकिन दोनों में से अगर एक चुनना हो तो आप मेडुला ऑब्लोंगेटा चुनेंगे, अगर दोनों को चुनने का ऑप्शन हो तो दोनों चुनेंगे। बात समझ में आ गई बच्चों सभी को? चलिए और आगे चलते हैं। हमने ब्रेन के बारे में लगभग सारी बातें डिस्कस कर ली हैं आप लोगों से। एक लास्ट बात और मैं आपको बता दूं, ब्रेन से एक स्टेम के जैसा स्ट्रक्चर निकलता है जिससे स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू होता है, तो वो उस स्ट्रक्चर को हम लोग कह देते हैं ब्रेन स्टेम। सो ब्रेन स्टेम में क्या क्या चीजें आ जाती हैं मैं आपको बता दूं बच्चों। इसमें आ जाता है मिड ब्रेन, प्लस इसमें आ जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और प्लस इसके अंदर आ जाता है पॉन्स। ये तीनों को मिला करके एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको कहते हैं ब्रेन का स्टेम। तो ब्रेन से एक स्टेम निकला हुआ है जिससे स्पाइनल कॉर्ड आगे कंटिन्यू होता है ना। याद रखेंगे ना बच्चों, रिले सेंटर रिपीट कर दीजिए। रिले सेंटर का मतलब ये बताया कि हमारे बॉडी से सिग्नल्स पहुंचते हैं पॉन्स के पास, और पॉन्स जो है बच्चों उसको सेरेबेलम के अलग अलग हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो बीच का एक हिस्सा जो दो पार्ट्स को कनेक्ट करे बच्चों,
है ना, उसको रिले कहते हैं। जैसे रिले रेस नहीं सुना है बच्चों, रिले रेस सुना है ना, स्कूल में दौड़ा भी होगा, 2-3 लोग एक साथ उस रेस को दौड़ते हैं, एक बंदा सबसे पहले स्टार्ट करता है, फिर वो बैटन, वो एक लकड़ी सी होती है या बैटन होता है, उसको दूसरे बंदे को देता है, दूसरा बंदा दौड़ता है, फिर वो दूसरा वाला तीसरे को देता है, तीसरा वाला बंदा रेस खत्म करता है। तो रिले रेस कहलाती है, क्योंकि वो एक नहीं है, उसको 2 बंदे को बीच में एक और बंदा कनेक्ट करता है ना बच्चों। तो वही चीज यहां पर भी दिमाग में समझिए बच्चों। इस तरीके से हमने आपको नर्वस सिस्टम के बारे में लगभग सारी बातें बता दी। अब आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंड दैट इज द एंडोक्राइन सिस्टम और द हार्मोनल सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम इसी को बोल देते हैं, या इसी को हार्मोनल सिस्टम कहते हैं बच्चों। अब बहुत ध्यान से इसके बारे में समझिएगा, और दोनों के बीच में मैं डिफरेंस भी आपको बताऊंगा, एंडोक्राइन सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम। अभी मैं मार्कर को किनारे रख देता हूं, अभी पहले मैं आपको समझा दूं बहुत डिटेल में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। अब सवाल अभी मत पूछिए बच्चों, अब समझाने के बाद पूछिए, अभी ध्यान से सुन लीजिए। नाउ पे अटेंशन स्टूडेंट्स। आप सोच रहे होंगे कि हमारे बॉडी में 2 सिस्टम्स हैं, एक नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स आती हैं, और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम है या हार्मोनल सिस्टम है। ये 2 सिस्टम्स अलग अलग हैं, दोनों बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, दोनों में फर्क क्या है? एक ही सिस्टम क्यों नहीं था? क्योंकि दोनों का काम करने का अंदाज अलग अलग है। जहां नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के सेल्स को, है ना, ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है, वहीं मतलब जो ऑर्डर है, जो मैसेज है, वो नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स एक एक टिश्यू को, सेल्स को पहुंचा करके आते हैं, और एक बार में जो सिग्नल आता है वो बॉडी के एक ऑर्गन तक पहुंचता है ना। जैसे मान लीजिए सिग्नल ब्रेन से पैरों में आया तो पैर चल करके गए, बात समझ गया, और वो वाला सिग्नल सिर्फ पैर को गया। और अगर साथ में हाथ भी मूव करने हैं और पैर भी मूव करना है तो 2 अलग अलग सिग्नल आए, एक पैर को गया और दूसरा हाथ को गया, क्योंकि दोनों का मूवमेंट का पैटर्न अलग अलग है। ये था नर्वस सिस्टम। और वहीं दूसरे तरफ हार्मोनल सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन निकला, एक हार्मोन निकला जिसने बॉडी के एक एक सेल को सेम मैसेज पहुंचा दिया। जैसे एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, रोंटों का खड़ा होना, गूस बम्प्स। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम लोग इतना एक्साइटेड होते हैं कुछ चीजों को देख करके कि रोंटे खड़े हो जाते हैं, हमारे एक एक हेयर बॉडी के खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ बच्चों, कैसे हुआ? ये हमारे बॉडी के एक एक सेल को सेम मैसेज हार्मोन के जरिए पहुंचाया गया। तो एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोनल सिस्टम में बॉडी के एक एक सेल को सेम मैसेज पहुंचाया जा सकता है, लेकिन नर्वस सिस्टम एक टाइम में एक मैसेज एक बॉडी ऑर्गन को या एक बॉडी सिस्टम को पहुंचाता है। एक डिफरेंस बताया। दूसरा डिफरेंस सुनिएगा, नर्वस सिस्टम के थ्रू मैसेज का ट्रांसमिशन क्विक होता है, बहुत तेज। पलक झपकते ही पता चला बंदे ने, फील्डर ने, क्रिकेट खेल रहा है, फील्डर ने छलांग लगा दी और बॉल को उसने कैच कर लिया विद इन सेकेंड्स और इवन मिली सेकेंड्स। देखा है ना बच्चों, रिस्पॉन्स मिली सेकेंड्स का होता है। तो नर्वस सिस्टम के थ्रू मैसेज का ट्रांसमिशन इज वेरी फास्ट, बट एंडोक्राइन सिस्टम इज कंपैरेटिवली स्लो। उसके कंपैरिजन में एंडोक्राइन सिस्टम स्लो है, हार्मोन धीरे धीरे जाता है, मतलब उसके कंपैरिजन में स्लो है। वो भी स्लो नहीं है, वो भी स्लो नहीं है बच्चों, वो भी फास्ट है, लेकिन नर्वस सिस्टम के कंपैरिजन में स्लो है। और इसका एक एग्जांपल भी मैं देता हूं। हम सड़क पर चल रहे हैं, मतलब पीछे से किसी डॉग ने, किसी कुत्ते ने भौंका, आपको पता नहीं है वो आपके पीछे आपके ऊपर भौंका है किसी और के ऊपर, लेकिन उसके भौंकने की क्रिटिकल वाली जो आवाज है वो आपको सुनाई दी और तुरंत आपके सारे रोंटे खड़े हो गए। आपने पीछे मुड़ करके देखा, डायरेक्शन डॉग का कहीं और है, आपके सारे रोंटे दोबारा बैठ गए। फास्ट तो है ना बच्चों, आवाज सुनते ही एकदम हार्ट बीट का रेट भी बढ़ा और सारे रोंटे भी खड़े हो गए। लेकिन दूसरे तरफ गर्दन मोड़ते ही सब फिर से बैठ गए, क्योंकि आप कंफर्म हो गए कि मेरे तरफ उसका डायरेक्शन नहीं। जहां
जानते हैं ना बच्चों, तो फास्ट तो है बट नर्वस सिस्टम के कंपैरिजन में स्लो है। एक लास्ट तीसरा डिफरेंस सुन लीजिए बच्चों, नर्वस सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो एक्चुअल में बच्चों शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम का रिस्पॉन्स लंबे टाइम के लिए होता है। दोनों का एक एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए आपका दोस्त दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ है, आपने दरवाजे में एंट्री ली, उसने तुरंत आपको डरा दिया, आप एकदम डर गए, लेकिन वो डर तुरंत खत्म हो गया। क्योंकि आपको पता है कुछ हुआ नहीं, नथिंग हैज हैपेंड। आपको प्रिटेंड भी करना है, दिखाना भी है कि मैं डरा नहीं, मैं डरपोक नहीं हूं। उस मोमेंट पर आप डर गए थे, बट आपको दिखाना यही है कि मैं डरपोक नहीं हूं, आप एकदम नॉर्मल हो गए। ये था नर्वस सिस्टम का काम। और दूसरे तरफ आपने मान लीजिए रात में कोई हॉरर मूवी देख ली, कोई भूत वाली मूवी देख ली या कोई डरावनी मूवी देख ली, अब उसका जो इम्पैक्ट है आपके ऊपर वो शायद 1-2 दिन तक रहेगा। आप किचन में भी जाएंगे पानी पीने भी, तो अपने मदर को या बड़े भाई या बड़े बहन को कहेंगे कि आकर के दरवाजे पर खड़े रहो, मैं अकेले नहीं जाऊंगा। अगर आपने रात में कोई हॉरर मूवी देखी, उसका इम्पैक्ट लंबे टाइम तक था बॉडी के। बात समझ गए ना बच्चों? नर्वस सिस्टम का इम्पैक्ट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम का इम्पैक्ट हमारे बॉडी के ऊपर लंबी ड्यूरेशन पर होता है। आई होप I made you understand कि what is the basic difference between the nervous system का functioning and the endocrine system का functioning. Nervous system एक सेल तक से मैसेज नहीं भेज सकता, endocrine system एक सेल से कनेक्टेड होता है। नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स फास्ट होता है, एंडोक्राइन सिस्टम का रिस्पॉन्स कंपैरेटिवली स्लो होता है। नर्वस सिस्टम का इंपैक्ट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम का जो इंपैक्ट है वो लंबे ड्यूरेशन तक रहता है। ये बात सभी को समझ में आ गई बच्चों? चलते में हाथ क्यों मूव करते हैं? बॉडी को बैलेंस करने के लिए। ठीक है बच्चों, मैं बहुत डरती हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है ऐसी। जब हम चलते हैं तो हाथ क्यों मूव करते हैं? बताया तो बेटा बच्चों, बॉडी को बैलेंस करने के लिए। अगर आप नहीं भी हाथ मूव करेंगे तब भी आप चलेंगे, लेकिन आपकी गिरने का चांस आता है। और हाथ भी साथ में मूव करेंगे तो आपकी बॉडी का बैलेंस बढ़िया रहेगा। ठीक है बच्चों, और कोई बात? एड्रेनालिन का इम्पैक्ट तो कम डिफाइनिंग रेटिंग है, कम ही पता नहीं क्या। ठीक है बच्चों, कोई नहीं, हम नहीं डरते हॉरर मूवी से। ठीक है कोई बात नहीं। डॉग वाले केस में तो ऐसा नहीं था सर, तो डॉग वाले केस में तो ऐसा नहीं था। कैसा मतलब? आपकी कहने का मतलब है कि डॉग वाले केस में वो एक्चुअल में हार्मोन वाला रिस्पॉन्स है, बट हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं हॉरर मूवी वाली। डर जाते हैं बेटा, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी वैरी करता है बच्चों। अब आप ध्यान दीजिए बच्चों, जो पॉइंट मुझे समझाना था वो आई होप मैंने समझा दिया आपको। अब और आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं इसका डिटेल। अभी मैंने इसका बेसिक समझा दिया। नाउ गेट टू द पॉइंट। अब आ जाइए बच्चों पॉइंट पर। अब ध्यान दीजिए, अब बाद में हम लोग है ना, अब ध्यान दे लीजिए बच्चों। अब एक एक एक्टिविटी को हम लोग लेकर के बात नहीं कर सकते बच्चों। मैं आपको बता दूं, अपने बॉडी के जितने भी काम हैं उनका कंट्रोल सिर्फ नर्वस सिस्टम से अकेले नहीं होता है। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिल करके करते हैं। किसी काम में नर्वस सिस्टम का रोल ज्यादा होता है, किसी काम में एंडोक्राइन सिस्टम का रोल ज्यादा होता है। दोनों मिल करके काम करते हैं। ऐसा नहीं है बॉडी के फंक्शंस बटे हुए हैं कि ये वाला काम हमेशा नर्वस सिस्टम करेगा, ये वाला काम हमेशा एंडोक्राइन सिस्टम करेगा। सो एवरी action is controlled by the collaboration of both. In some the nervous system dominates more, in some the endocrine system dominates more. ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए। अब फालतू बातें खत्म करिए ना, पॉइंट पर आ जाइए। वो मतलब आम खाने से मतलब नहीं, गुठलियां गिन रहे हैं कुछ लोग। अब ध्यान दे लीजिए बच्चों। हाइपोथैलेमस मेनली जो है वो कमांड देता है, मतलब हाइपोथैलेमस बीच का बंदा है ना, नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है, एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट भी है, तो वो बेसिकली अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कमांड देता है।
अब ध्यान दीजिए बच्चों, नाउ लेट्स प्रोसीड बच्चों, अब इस पॉइंट से आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, अब हम एक वर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं, ग्लैंड। नाउ व्हाट इज अ ग्लैंड बच्चों? ग्लैंड कोई सेल या कोई टिश्यू या कोई ऑर्गन हो सकता है जो कोई केमिकल सिक्रीट करे। तो एनी सेल और एनी टिश्यू और एनी ऑर्गन दैट सिक्रीट्स सम केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अ ग्लैंड। दिमाग में बैठा लीजिए बच्चों, कोई सेल या टिश्यू या ऑर्गन जो कोई केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करेगा, दैट्स कॉल्ड एज अ ग्लैंड। और आपको पता है सारे ग्लैंड्स मॉडिफिकेशन है किस टाइप के एनिमल टिश्यू के? एपिथेलियल टिश्यू। All the glands in our body are modified epithelial tissue. सब लोगों को याद है ना बच्चों? याद रखिएगा। ध्यान दीजिए बच्चों, नाउ पे अटेंशन ओवर हियर। मिस्टर आसिफ, अब बात खत्म हो गई बेटा, अब आगे बढ़ो। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या मैंने बोला बच्चों? सेल, कोई एक सेल भी ग्लैंड की तरह काम कर सकता है, टिश्यू या फिर कोई ऑर्गन दैट secretes any chemical, कोई केमिकल सिक्रीट कर रहा है, is called as gland, is called as gland। और ये किसके मॉडिफिकेशन से बनते हैं बच्चों? जितने भी ग्लैंड्स है वो सब एपिथेलियल टिश्यू के, यस, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। और आगे सुनिएगा बच्चों, ये जो ग्लैंड है बच्चों, ये दो मेन टाइप्स के होते हैं, दो मेन टाइप्स है ना, 2 मेन टाइप्स। अब यहां पर देख लीजिए बच्चों, कौन से 2 मेन टाइप्स है? एक जिसे कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरे है बच्चों एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब इसी पॉइंट पर फोकस रहिए। अब पुरानी बातें अभी बाद में डिस्कस करेंगे, कोई सवाल भी है बाद में डिस्कस करेंगे। अब इस पॉइंट पर आ जाइए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन बच्चों सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये ग्लैंड है, ये टारगेट ऑर्गन है। टारगेट है मतलब जहां इस ग्लैंड को एक्शन करना है, जहां इस ग्लैंड को कोई कमांड भेजना है, कोई सिग्नल भेजना है, कोई हार्मोन भेजना है। यहां से यहां तक ये ग्लैंड हार्मोन बना रहा है, कोई केमिकल बना रहा है, इस केमिकल को यहां तक भेजना है। अब अगर ये इसके पास अपना खुद का कोई ट्यूब नहीं है यहां तक भेजने का, तो ये कोई बॉडी का सरकारी रास्ता इस्तेमाल करेगा, है ना, पब्लिक रास्ता। सरकारी रास्ता बॉडी का क्या है बच्चों? ब्लड, द ब्लड सर्कुलेशन, है ना। तो ऐसे ग्लैंड जो बेचारे गरीब ग्लैंड हैं, जो अपने सिक्रीशन को ब्लड में भेज देते हैं और ब्लड सर्कुलेशन के जरिए उन हार्मोन्स को टारगेट तक पहुंचाते हैं, ऐसे ग्लैंड्स को एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोला जाता है, या इन्हें डक्टलेस ग्लैंड्स बोला जाता है। डक्टलेस, बिना डक्ट वाले, डक्टलेस ग्लैंड्स, डक्टलेस ग्लैंड्स। याद रहेगी ना बच्चों, इनके बेचारे गरीब ग्लैंड है, ये सरकारी रास्ता इस्तेमाल करते हैं अपने सिक्रीशन को भेजने के लिए। और ये सरकारी रास्ता है क्या बच्चों? ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड वेसल्स को यूज करते हैं बच्चों। और दूसरी तरफ बच्चों, ऑन द अदर एंड साइड, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में जो ग्लैंड है वो अपने टारगेट तक अपने हार्मोन, अपने सिक्रीशन को एक खुद के ट्यूब के जरिए भेजते हैं। ये देखो बच्चों, ये अमीर ग्लैंड्स है, अपना पर्सनल रास्ता है इनके पास, अपना पर्सनल रोड बनाया हुआ है, ट्यूब बनाया हुआ है, अपने सिक्रीशन को टारगेट तक एक डक्ट के जरिए भेजते, उन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। एक और बात सुन लीजिए बच्चों, यहां पर जो सिक्रीशन है उसको एक स्पेशल नाम से जानते हैं बच्चों, हार्मोन्स बोलते हैं। द सिक्रीशंस आर कॉल्ड एज हार्मोन्स। लेकिन यहां पर सिक्रीशन को अलग अलग नाम से जानते हैं। सिक्रीशन इज कॉल्ड एज, अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे स्वेट, पसीना जो है, ये इसको हार्मोन नहीं बोल सकते। सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा निकालता है। टीयर ग्लैंड, आंसू वाला ग्लैंड आंसू निकालता है। ये सब सिक्रीशन के नाम है, वो हार्मोन्स नहीं कहलाते, लेकिन ये जितने भी केमिकल्स रिलीज करते हैं उन सबको हम हार्मोन्स कहते हैं। क्या डू सम हार्मोन्स फ्लो फ्रॉम टारगेट कॉज ऑफ ब्लड? इफ दे, then what next?
बेटा जो ग्लैंड है वो हार्मोन रिलीज करता है, वो हार्मोन टारगेट पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उन रिसेप्टर्स पर जाकर के बाइंड करके अपना एक्शन करता है। वो हार्मोन तो बॉडी में कहीं पर भी जा सकता है, वो वापस लौट करके उस जहां से वो हार्मोन निकला है उस ऑर्गन के पास भी जा सकता है, लेकिन वहां काम नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी हार्मोन को काम करने के लिए वहां पर उस ऑर्गन के पास रिसेप्टर होना चाहिए, उसकी पहचान वाला होना चाहिए, है ना। ये बात समझिए। जैसे आप यहां से मान लीजिए तमिलनाडु चले जाते हैं, तमिलनाडु में अगर कोई बंदा आपका पहचान वाला नहीं है तो वहां जाकर के कोई भी काम है तो जाकर के आप नहीं कर सकते। वहां कोई पहचान वाला है तो आप जाकर के उसे हाथ मिलाएंगे, आप जाकर के अपना वहां पर काम कर लेंगे। ऐसे ही कोई हार्मोन बॉडी में किसी भी ऑर्गन में जाएगा, जाकर के काम करने नहीं लगेगा, वहां पर ही काम करेगा जहां पर उस हार्मोन का रिसेप्टर है, रिसीव करने वाला है ना। याद रखिएगा बच्चों, क्या कह रहे हैं कि सर एक्स क्या है इन दोनों ग्लैंड्स के, सर एक्स के क्या है इन दोनों ग्लैंड्स के, मतलब एंडो का मतलब इनसाइड है ना, एक्सो मतलब आउटसाइड। तो इनसाइड का मतलब बच्चों बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर इन द सेंस की ब्लड सर्कुलेशन है ना, बॉडी का कोड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लैंड एंड ऑर्गन? बच्चों ग्लैंड और ऑर्गन का क्या मतलब, कोई मतलब ही नहीं बनता है। जितने भी बॉडी के ग्लैंड्स हैं वो सब हम लोग ऑर्गन्स कह सकते हैं, बट यूनिसेलुलर ग्लैंड्स को ऑर्गन नहीं कह सकते। बच्चों वो पूरा सीक्वेंस पढ़ा है ना कि सेल से मिलकर के टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर के कई अलग अलग टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन्स बनते हैं। एक्स का मतलब क्या? एक्स का मतलब आउटसाइड या बाहर है ना, ये ई एन है एंडो, और ये ई एक्स मतलब बाहर। तो अंदर का मतलब ब्लड सर्कुलेशन, एक्स का मतलब ब्लड सर्कुलेशन से बाहर। चलो ठीक है बेटा, अब ध्यान दीजिए, अब आगे की बात पर चलते हैं, है ना। अब नाउ पे अटेंशन। अब यहां पर जो एग्जाम्पल मैं देने वाला हूं बच्चों एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में, जैसे स्वेट ग्लैंड, जो हमारे पसीने निकलते हैं बच्चों, वो वाले ग्लैंड जो पसीने प्रोड्यूस करते हैं वो स्वेट ग्लैंड्स हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स हैं बच्चों, सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, ये कहते हैं बच्चों ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। उसके अलावा टीयर ग्लैंड जो आंसू प्रोड्यूस करते हैं, ये कौन से बच्चों? ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड के ही बारे में बच्चों हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल थायराइड ग्लैंड बच्चों, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। याद रखिएगा बच्चों, ये दो एग्जाम्पल दे दिया, अब पूरा सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब ध्यान दीजिए यहां पर बच्चों, नाउ पे अटेंशन स्टूडेंट्स। अलीशा चौहान, क्या आप पूछना चाह रहे हो? एंड ग्लैंड किसे बने होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड बताया, आप लेट ज्वाइन किए हो गया बेटा? आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया, जब यहां बता रहा था कि ग्लैंड, सारे ग्लैंड्स क्या हैं, किससे बने हुए हैं? ऑल द ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। और कौन सा एपिथेलियम? क्यूबॉइडल एपिथेलियम के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। ठीक है, नाउ पे अटेंशन स्टूडेंट्स। अगर यहां तक की बात सभी को क्लियर हो गई तो एक बढ़िया स्पेशल बात यहां बीच में लिखने वाला हूं। पहले एक बार बता दीजिए क्या बातें सभी को क्लियर है बच्चों? हाँ, उसी के बारे में, मिक्स ग्लैंड के बारे में ही यहां लिखने वाला हूं। अगर एक बार बता दीजिए अभी तक की बातें सभी को क्लियर है, तो अब एक बहुत बढ़िया बात, एक स्पेशल बात बताने वाला हूं। ठीक है बच्चों, सभी को क्लियर है ना बच्चों? चलो, तो अब एक बढ़िया बात जो मैं बताने जा रहा था बच्चों, वो यहां पर लिखने जा रहा हूं, सुनिएगा बच्चों। कुछ ग्लैंड्स ऐसे भी होते हैं जो एंडो और एक्सो दोनों के तरह बिहेव करते हैं, उन्हें हम लोग मिक्स ग्लैंड बोलते हैं या हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। So those glands which behave both as endocrine as well as exocrine glands are called as mixed। ये दोनों के मिक्सचर है, मिक्स ग्लैंड्स और हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो यहां पर मैं लिख देता हूं अलग से हेटेरोक्राइन ग्लैंड, या उसी के स्लैश में लिख देता हूं क्या? मिक्स्ड ग्लैंड। कौन से बच्चों? जो एंडो और एक्सो दोनों हैं। तो यहां पर क्या कह दिया जाए? एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन दोनों है बच्चों। और इसका एक एग्जांपल भी दे दिया जाए, द पैंक्रियास।
पैनक्रियाज बच्चों दोनों है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड के तरह भी काम करते हैं और एक्सोक्राइन। ये स्पेशल पॉइंट है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल की बात है ना। याद रखिएगा बच्चों, यहां तक की बात अगर सभी को याद हो गई, सभी लोग समझ गए। एनी अदर ग्लैंड बच्चों, टेस्टिस एंड ओवरी, जो गोनाड्स है वो भी मिक्स ग्लैंड्स है, या वो भी हम लोग हेटेरोक्राइन ग्लैंड कह सकते हैं। लिवर एंडोक्राइन है बेटा? नहीं, लिवर एंडोक्राइन ग्लैंड तो डायरेक्टली नहीं बोला जा सकता है। लिवर डायरेक्टली इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, उसको एक्सोक्राइन ही बोला जाएगा बच्चों। ठीक है, अब बच्चों यहां तक की बात सभी को क्लियर हो गई ना? अब क्लियर कर दूं ये सारी चीज, अब एक एक करके एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, एक एक करके एक एक ग्लैंड के बारे में बात करूंगा बच्चों, और डिटेल में डिस्कशन चलेगा अपना। अगर यहां तक बात सभी को समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। लिवर एंडोक्राइन है ना? नहीं बच्चों, लिवर एक्सोक्राइन है, एंडोक्राइन नहीं है। इसको क्लियर कर दूं बच्चों, यहां तक की बात सभी को साफ है ना? क्लियर है? चलो बच्चों, अब इसको मैं साफ क्लियर कर देता हूं यहां से, और अब हम लोग एक एक ग्लैंड को ले लेकर के उसके फंक्शन, उसके डिटेल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट ईच ऑफ इट इन डिटेल, वन बाय वन, एक एक करके बच्चों सबकी बारी आएगी। सारे ग्लैंड्स की, मतलब सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? एंडोक्राइन सिस्टम, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में ही बात करेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में अपना डिस्कशन नहीं होगा अभी फिलहाल इस चैप्टर में, है ना। अभी हम लोग एंडोक्राइन के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, है ना। और ध्यान दीजिए, नाउ पे अटेंशन स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और उन एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस, बट जो हाइपोथैलेमस, अब इसके बारे में एक बात मैं छोटी सी आपको समझा दूं, फिर इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। सुनिएगा बच्चों, समझ लीजिए, हमारे मान लीजिए घर में या कमरे में हम हैं, स्विच बोर्ड है और बल्ब है ना। बल्ब फाइनल काम करने वाला है, रोशनी देने वाला है, या फैन है, फैन फाइनल काम करने वाला है, चल करके हमें हवा देने वाला है। तो फाइनल काम तो फैन करेगा या बल्ब करेगा। अब जो स्विच बोर्ड है उसी में बटन लगे हुए हैं, वही बटन ऑन या ऑफ होगा तो वो अपना काम करेगा, बल्ब या फैन। और उसके बाद हम लोग हैं, हम जब उस बटन को ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे तब वो बटन ऑन होगा, और फिर वो सिग्नल भेजेगा उस बल्ब को या फैन को, तब वो फैन ऑन हो जाएगा या बल्ब जलना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? अब इस पूरे कहानी में जो रोल हम प्ले कर रहे हैं, हम रोल प्ले कर रहे हैं हाइपोथैलेमस का, हम सुपर मास्टर हैं। और जो स्विच बोर्ड का रोल प्ले कर रहा है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, और वो जो फैन या बल्ब का रोल प्ले कर रहे हैं वो अपने बॉडी के अंदर जो अलग अलग ग्लैंड्स है वो है। तो हम हैं सुपर मास्टर, वो जो स्विच बोर्ड जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो है मास्टर, और जो बाकी कमरे के अंदर जो अप्लायंसेस हैं वो सब सिंपल ग्लैंड्स। तो याद रखिएगा, यहां पर जो हम हैं वो सुपर मास्टर है। ऐसे हमारे बॉडी में हाइपोथैलेमस इज द सुपर मास्टर, इट विल गिव ऑर्डर टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड विल फॉलो द ऑर्डर्स, एंड इट विल आइदर स्विच ऑन और स्विच ऑफ द डिफरेंट ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी। बात समझ गया ना बच्चों? याद रखिएगा, क्या मैंने बोला फिर से सुन लीजिए। जो हाइपोथैलेमस है वो सुपर मास्टर है, वो ऑर्डर देगा मास्टर को, मास्टर को नहीं पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए बॉडी के अलग अलग ग्लैंड्स को ऑन करेगा या ऑफ करेगा। बात समझ गए ना? पिट्यूटरी इज मास्टर, हाइपोथैलेमस इज सुपर मास्टर। सुनिएगा, अब आई होप ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों, है ना। ये एनालॉजी मैंने आपको दे दिया। अगर ये चीज दोबारा देखना है तो एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, बिकॉज वी आर फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ टाइम। नाउ हाइपोथैलेमस इज द सुपर मास्टर ग्लैंड। इसके बारे में एक और बात कह दूं, इट इज अ न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड। न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब ये नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है और ये एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है ना। यही तो बीच का बंदा है जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच का है, दोनों को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर रहा है ना बच्चों, याद रखिएगा। दूसरी बात सुन लीजिए, न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड। नाउ पे अटेंशन स्टूडेंट्स, हाइपोथैलेमस
है ना, हाइपोथैलेमस दो टाइप के हार्मोन्स रिलीज करता है, या तो एक रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटिंग हार्मोन। सो टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, दो टाइप के हार्मोन्स। कौन से दो टाइप के हार्मोन्स बच्चों? एक हम लोग कह देते हैं रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन ये कौन रिलीज कर रहा है बच्चों? ये हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा है, लेकिन ये हार्मोन कहां जा रहा है? पिट्यूटरी के पास। और पिट्यूटरी को क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि बेटा पिट्यूटरी इस ऑर्गन को या इस ग्लैंड को सिक्रीट करने के लिए बोलो, वो सिक्रीशन स्टार्ट करे, रिलीज करे। तो ऑर्डर आया हाइपोथैलेमस से, ऑर्डर को फॉलो किया पिट्यूटरी ने, और उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए पिट्यूटरी ने सिग्नल भेजा उस ग्लैंड को कि भाई अब अपना सिक्रीशन स्टार्ट करो। तो उस ग्लैंड ने तो सिक्रीशन स्टार्ट किया, लेकिन उस ग्लैंड को किसने बोला बच्चों? पिट्यूटरी ने। पिट्यूटरी को किसने बोला? हाइपोथैलेमस, रिलीजिंग हार्मोन। तो याद रखिएगा, इट स्टिमुलेट्स सिक्रीशन of hormone through पिट्यूटरी के जरिए ये किसी भी हार्मोन के सिक्रीशन को स्टार्ट करवाता है। इट स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन, है ना, सिक्रीशन सच एज किसी भी का, जैसे थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन स्टार्ट करवाता है। तो अब जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी को बोलेगा कि थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशन को स्टार्ट करो। कैसे बोलेगा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को? यही रिलीजिंग हार्मोन भेजेगा। बात समझ गया? और अलग अलग ग्लैंड के लिए अलग अलग टाइप का रिलीजिंग हार्मोन है। अच्छा, अभी हम लोग बहुत डेप्थ में इसके बारे में नहीं जा रहे, उसकी जरूरत भी नहीं है। बस ये आप रख लीजिए कि दो टाइप के हार्मोन रिलीज करता है। इनहिबिटिंग हार्मोन, जो किसी भी हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट करवाने का काम करता है। तो inhibits the secretion of hormone through pituitary। किसके जरिए बच्चों? थ्रू पिट्यूटरी के जरिए, पिट्यूटरी। ठीक है, आई होप ये बात सभी लोग समझ गए ना बच्चों। अब सुनिएगा, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं है बच्चों, हाइपोथैलेमस के बारे में। उसका नर्वस सिस्टम वाला फंक्शन सब हमने पढ़ लिया है, ब्रेन वाले पार्ट में। अब एंडोक्राइन सिस्टम वाला फंक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है अभी अपने को। दो बातें बता दी। इनहिबिट का मतलब क्या है? रोकना, स्टॉप करना। इनहिबिट करने का मतलब क्या? किसी चीज को रोकना, इनहिबिटिंग। बात समझ गए? याद रखिएगा। अच्छा ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं दूसरे ग्लैंड के बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, आप ध्यान दीजिएगा बच्चों। द नेक्स्ट वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड, PITUITRY, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ध्यान दीजिए, नाउ पे अटेंशन स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला जाता है बच्चों? पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड। ये क्या है बच्चों? ये मास्टर ग्लैंड है। और सुनिएगा एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, ये बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ सेवरल हार्मोन्स। एक एक के बारे में मैं आपको बताऊंगा बच्चों, एक एक के बारे में डिटेल में बताऊंगा। बस बने रहिए, ध्यान से सुनते जाइए। सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ग्रोथ हार्मोन। नाम से आपको इसके बारे में समझ में आ रहा होगा। क्या करवाएगा बच्चों? ये ग्रोथ करवाने वाला है। तो ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल। बचपन में बच्चों जो बॉडी का ग्रोथ हो रहा है ना, ग्रोथ हार्मोन की वजह से। अगर कहीं इस हार्मोन की बचपन में कमी आ जाए, देन इट लीड्स टू डॉर्फिज्म। इससे क्या हो जाता है बच्चों? डॉर्फिज्म आपने देखते, वो क्या कैसे हुआ? ग्रोथ हार्मोन की कमी हो गई बचपन में। और अगर कहीं एक्सेस हो जाए तब भी नुकसानदायक है। इट लीड्स टू जाइगैंटिज्म, लंबे चौड़े बहुत हो जाते हैं। जैसे कई बार कुछ केसेस में आपने देखा होगा खली वगैरह, है ना, कितना एक्सेसिवली टॉल। सो दैट इज एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, एंड डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीड्स टू डॉर्फिज्म। याद रखिएगा बच्चों, HIV हार्मोन भी हाइट बढ़ाता है। क्या कह रहे हो बेटा? है ना, याद रखिएगा, ये हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन के बारे में क्या कहते हैं? हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ग्रोथ ऑफ बॉडी
बॉडी के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इस हार्मोन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों? डॉर्फिज्म हो जाएगा। डॉर्फिज्म, बौने जो हो जाते हैं। और अगर इस हार्मोन का एक्सेस हो जाए बचपन में, चाइल्डहुड में, चाइल्डहुड मतलब बचपन, बचपन में अगर एक्सेस हो जाए तो जाइगैंटिज्म हो जाता है। जाइगैंटिज्म याद रखिएगा बच्चों, है ना? तो ये बात याद रखिएगा, मैक्सिमम हो गए, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। हाइट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो याद रखिएगा कि ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस जाइगैंटिज्म, ग्रोथ हार्मोन का एफिशिएंसी लीड्स टू, ये ग्रोथ की बात हो गई। अब एक हार्मोन मैं बताता हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसको दूसरे कलर से लिखना है। ग्रोथ हार्मोन एक हो गया, दूसरा देखिएगा बच्चों, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसी को हम लोग कहते हैं TSH। अब कभी घर में किसी ने अगर थायराइड का टेस्ट करवाया है तो उसमें एक पैरामीटर होता है TSH का। TSH बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या बच्चों? इसका मतलब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या काम कर रहा है? ये थायराइड ग्लैंड यहीं पर है, इसको सिग्नल भेज रहा है कि बच्चों थायरॉक्सिन निकालो, जरूरत है बॉडी में। लेकिन कभी कभी है ना, कभी कभी अगर दिक्कत हो जाती है बच्चों, थायराइड ग्लैंड सही से काम नहीं करता है तो उस केस में ब्लड में TSH का लेवल बहुत ज्यादा शूट कर जाता है। TSH का लेवल बहुत ज्यादा शूट कर जाता है। सो देयर इज सम प्रॉब्लम, सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन वीडियो, इट्स गेटिंग स्किप अ फ्यू सेकंड्स। नहीं बेटा, अगर आपने स्किप किया होगा या लाइव पर कर दिया होगा तो पुराने से आगे स्किप हो गया होगा। अभी तो आई डोंट थिंक यहाँ कोई दिक्कत इस तरीके की है। नहीं, आपस में एक दूसरे को जवाब नहीं दें, बट ये बताइए कि किसी और को तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है बच्चों वीडियो में? एक बात बता दीजिए। बीच बीच में पॉज हो रही है। प्रॉब्लम आ रही है कभी कभी। चलो, आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई दिक्कत ऐसी है बच्चों, बट आई विल चेक एक्चुअली। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर। नाउ पे अटेंशन स्टूडेंट्स, पॉइंट पर आ जाइए। नो नीड टू डिस्कस रबिश ओवर हियर। अब ध्यान दीजिए बच्चों। मे बी बच्चों इंटरनेट के कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बट आई डोंट थिंक हर किसी को जब नहीं आ रही है, मतलब इट्स फ्रॉम आई थिंक द स्टूडेंट्स एंड, है ना? ठीक है, अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये क्या काम करता है बच्चों? इट स्टिमुलेट्स थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है बच्चों। तो देखिए, अब सुनिए, पॉइंट वाली बात आपने जो है डाइवर्ट कर दिया। अब सुनिए क्या होता है जब थायराइड ग्लैंड में दिक्कत आ जाती है। तो थायराइड ग्लैंड सिक्रीशन नहीं कर रहा है, पूरे बॉडी से मैसेज जा रहा है। और मैसेज किसको जा रहा है? पिट्यूटरी को जा रहा है कि भाई थायरॉक्सिन की कमी है, जल्दी से थायरॉक्सिन भिजवाओ। अब पिट्यूटरी क्या कर रहा है? TSH ले लेकर के भेज रहा है थायराइड को। अब थायराइड खराब है लेकिन ऑर्डर ऊपर से आते जा रहे हैं, लेकिन थायराइड तो खराब है, नहीं रहा है। तो इस चक्कर में TSH का लेवल बहुत शूट कर जाता है। तो जो थायराइड का टेस्ट होता है ना बच्चों, जब थायराइड का टेस्ट होता है तो उसमें बच्चों थायराइड के टेस्ट में TSH का लेवल बढ़ा हुआ है, दैट इज एन इंडिकेशन कि थायराइड ग्लैंड में कोई दिक्कत है ना? ध्यान दीजिए बच्चों, थायराइड का क्या काम है अभी बताएंगे, थायराइड ग्लैंड के बारे में भी बात करेंगे। अब ध्यान दे लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो क्या कह रहा था? स्टिमुलेट्स थायराइड ग्लैंड। अब तीसरा एक और नेक्स्ट हार्मोन के बारे में डिस्कस करते हैं, है ना? नाउ पे अटेंशन स्टूडेंट्स। अब बेटा आमिर, तुम क्यों सबके नेता बन रहे हो? अब ध्यान दे लो, यहाँ पर पढ़ाई कर लो थोड़ा सा। जिन लोगों को जो बात कहनी थी उन्होंने कह दिया, मैं सुन लिया, समझ लिया। स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में मैंने बता दिया स्टूडेंट्स। अब और आगे हम लोग एक और हार्मोन के बारे में बात करने जा रहे हैं, और ध्यान दे लीजिए यहाँ पर, एंड दैट इज एक्चुअली गोनाडोट्रोपिन्स, है ना? गोनाडो, या उससे पहले एक और हार्मोन के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों,
एडिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ट्रॉपिक हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, इसको शॉर्ट में ACTH कहते हैं, ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, है ना। अब ध्यान दे लीजिए बच्चों, यहां पर स्टिमुलेट करने का मतलब उसको सिक्रीशन करवाना, है ना, स्टिमुलेट करना, उसको इंड्यूस करना। एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, इसके बारे में सिंपली ये कह दे कि ये स्टिमुलेट करता है किसको, स्टिमुलेट्स एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करने का मतलब उसको जाकर के सिग्नल देना कि भाई सिक्रीशन स्टार्ट करो। तो एड्रिनल ग्लैंड तो यहाँ किडनी के ऊपर है, लेकिन उनको ऑर्डर कहां से आएगा, पिट्यूटरी से। कैसे आएगा, ये हार्मोन भेजेगा पिट्यूटरी, किसके पास भेजेगा, एड्रिनल ग्लैंड के पास, और एड्रिनल ग्लैंड उस हार्मोन को रिसीव करते ही समझ जाएगा कि मुझे सिक्रीशन करना है, कंप्लेन आई है ऊपर या डिमांड आई है ऊपर। बच्चों समझ गए ना। बस नहीं, इसको फुल बड़े में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं, छोटे में कोई दिक्कत नहीं है, ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, अब और आगे चलते हैं बच्चों, एक और हार्मोन के बारे में सुन लीजिए, इससे कई हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं। अब एक और हार्मोन के बारे में लिख लीजिए जिसको कहा जाता है गोनाडोट्रोपिन्स, गोनाडोट्रोपिन्स, और इसमें दो हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं। एक का नाम है, आप सब लोगों ने सुना होगा, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो FSH ये शॉर्ट है बच्चों, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, and the other one is LH, luteinizing hormone, luteinizing hormone, है ना। ये दोनों हार्मोन्स बच्चों रिप्रोडक्टिव फंक्शन के हैं, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। बढ़ जाता है, रेगुलेट कैसे होता है बच्चों, सारे सर हार्मोन बढ़ जाता है, रेगुलेट कैसे होता है बच्चों, ये पूरा बहुत डायनेमिक सिस्टम है बॉडी का, है ना, इट्स अ वेरी डायनेमिक सिस्टम। तो ये जो पूरा काम है एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा प्रिसाइजली कंट्रोल किया जाता है बॉडी में। तो ऐसा नहीं है, मतलब कोई दिक्कत होती है, कोई बीमारी होती है तभी ये काम होता है ना, तो ये बात समझिएगा। ठीक है, क्या आप कह रहे हैं सर, आप तो कह रहे थे कि पूरी बॉडी में जाता है, तो सिर्फ एड्रिनल ग्लैंड के पास ही क्यों जा रहा है। बेटा मैंने उस टाइम एक बात और भी बताया था, जा पूरे बॉडी में रहा है लेकिन काम सिर्फ एड्रिनल ग्लैंड पर कर रहा है, क्योंकि उस हार्मोन को रिसीव करने वाले रिसेप्टर बस एड्रिनल ग्लैंड के पास है। तो ये हार्मोन जा पूरे बॉडी में रहा है लेकिन काम सिर्फ एड्रिनल ग्लैंड पर कर रहा है। ACTH की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहां पर, नाउ पे अटेंशन स्टूडेंट्स। तो क्या मैंने कह दिया, ये इनका क्या रोल है बच्चों, ये रिप्रोडक्टिव फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को ये रेगुलेट करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। अब और आगे, अब ध्यान दीजिए बच्चों, बेटा आपस में बात नहीं करें, एक बार मना कर दिया फालतू में, मैं फिर है ना रिमूव कर दूंगा। अब आपस में बात नहीं करें, जिसकी जो दिक्कत है वो मैं देख रहा हूँ, आपस में क्यों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो क्या मैं कह रहा था बच्चों, अभी गोनाडोट्रोपिन्स के बारे में, LH और FSH के बारे में हमने आपको बता दिया। नाउ फर्दर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन मोर हार्मोन। अभी हार्मोन्स का लिस्ट खत्म नहीं हुआ है बच्चों, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, सबसे ज्यादा इसी पिट्यूटरी ग्लैंड से ही रिलीज हो रहे हैं बच्चों। तो अभी गोनाडोट्रोपिन्स बता दिया बच्चों। नेक्स्ट हार्मोन एक और सुन लीजिए बच्चों, नो पे अटेंशन स्टूडेंट्स, एक और सुन लीजिए, एक है बच्चों ऑक्सीटोसिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन के बारे में दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं। पहली बात तो ये कि इसको बोला जाता है मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, है ना, याद रखिएगा बच्चों, है ना, याद रखिएगा, इट इज कॉल्ड एज अ मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, मिल्क को रिलीज करवाने वाला हार्मोन है ना, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। मिल्क सिक्रीट नहीं कर रहा है, मिल्क इजेक्ट करवा रहा है,
है ना, एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है ना, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर बच्चों, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ऑक्सीटोसिन के बारे में। ये हार्मोन बेबी के बर्थ के वक्त जो यूटेरस है उसका कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिससे बेबी का बर्थ होता है ना। याद रखिएगा बच्चों, क्या हमने बताया कि ये यूटेरस के ऊपर जा करके काम करता है और बेबी का बर्थ करवाता है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ना। मिल्क इजेक्ट करना मतलब रिलीज करना, मिल्क मेमोरी ग्लैंड से मिल्क रिलीज करवाना। तो एक एक करके बताऊंगा बेटा। हबीबा, तुम अभी अपना पिट्यूटरी ग्लैंड चल रहा है बेटा, थायरॉक्सिन पिट्यूटरी ग्लैंड से थोड़ी रिलीज होता है। किस दुनिया में हो अभी आप? एक एक करके सब्र करिए, धीरे धीरे बात करेंगे आगे। तो पहला क्या हमने बोल दिया, इट इज अ मिल्क इजेक्टिंग या रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन है ना। ये मिल्क को रिलीज करवाता है बच्चों मेमोरी ग्लैंड से। और दूसरी बात क्या कह दी ऑक्सीटोसिन के बारे में, ये बर्थ हार्मोन है, बर्थ हार्मोन। बच्चों यही वो हार्मोन है, यही वो हार्मोन है जिसके वजह से बेबी का बर्थ होता है। कभी कभी क्या होता है बच्चों, कुछ जो विमेन है वो बेबी के बर्थ के टाइम लेबर फोर्स लगाना होता है, ताकत लगाना होता है जिससे बेबी बर्थ हो जाए, तो वो ताकत नहीं लगा पाती है, तो उनको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाती है, पुश आउट हो जाता है। तो याद रखिएगा बच्चों, बेबी का बर्थ करवाने में इसी हार्मोन का रोल है, इसीलिए इसको बर्थ हार्मोन कहते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूं बच्चों, पुराने टाइम में क्या करते थे, जो काऊ वगैरह या गोट वगैरह से, है ना, इजेक्ट का मतलब रिलीज बेटा, मिल्क निकलना, रिलीज होना। तो पहले एक और बात मैं आपको बता दूं, पुराने काऊ वगैरह या गोट वगैरह का जो मिल्क एक्सट्रैक्ट करते थे, मिल्क निकालते थे पुराने टाइम में, तो कई बार कॉमर्शियली कुछ लोग इंजेक्शन लगा देते थे ऑक्सीटोसिन का। उससे क्या होता था, मिल्क आसानी से निकल आता था। लेकिन वो बाद में बैन कर दिया गया है, क्योंकि उससे जो मिल्क रिलीज आउट हो रहा है, जो लोग पी रहे हैं उनके ऊपर भी असर हो रहा था उस ऑक्सीटोसिन का। एनिमल्स को इंजेक्शन लगाते थे ऑक्सीटोसिन का, जिन एनिमल से मिल्क निकालते थे ना बच्चों, उनको इंजेक्शन लगाते थे, तो उससे दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि वो मिल्क भी कंटामिनेट हो जाता था बच्चों। अभी भी लगाते हैं बेटा, अब जो है वो मना है, बैन है, बट कुछ लोग लगाते हैं, दैट इज इलीगल एक्चुअली। ठीक है बच्चों, नहीं ऑक्सीटोसिन मेल्स में भी प्रोड्यूस होता है बेटा, ऑक्सीटोसिन का है ना, मेल्स में भी रोल है। इट इज प्रेजेंट इन फीमेल्स, इज आल्सो प्रेजेंट इन मेल्स। एक और बात सुन लीजिए बच्चों, ऑक्सीटोसिन को हम लोग द हार्मोन दैट इज एसोसिएटेड विद इमोशंस, याद रखिएगा, इमोशन से भी एसोसिएटेड है ये हार्मोन, इसे लव हार्मोन कहा जाता है बच्चों। कई बार जब माँ सो रही होती है, मदर सो रही होती है और बच्चे की आवाज आती है, रोने की आवाज, तो वो आवाज मदर के कान के जरिए ब्रेन में जाती है, और उस मदर के बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन, उस इमोशन की वजह से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज आउट होता है। वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक्चुअल में मिल्क रिलीज करवाता है, और बेबी का बेसिकली बेबी उस मिल्क को फीड करता है और उसका पेट भर जाता है। तो दिस इज द हार्मोन दैट इज एसोसिएटेड विद इमोशंस। याद रखिएगा बच्चों ये बात, क्या हम लोग कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ लव हार्मोन, है ना। ये हार्मोन एक्चुअल में इमोशंस के साथ एसोसिएटेड है, इमोशंस। इसी से मिलता जुलता एक और हार्मोन सुन लीजिए बच्चों, प्रोलैक्टिन, और ये हार्मोन मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन है बच्चों। मिल्क रिलीज तो ऑक्सीटोसिन करता है, लेकिन मिल्क, है ना, मिल्क सिंथेसाइज कौन कर रहा है बच्चों, प्रोलैक्टिन। तो मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन, या मिल्क रिलीजिंग हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन, बट मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन बनाने वाला कौन है बच्चों, प्रोलैक्टिन। तो ये बात याद रखिएगा, ये मिल्क है ना सिंथेसाइजिंग हार्मोन, सिंथेसाइजिंग हार्मोन, है ना, ये बात याद रखिएगा बच्चों। ये दोनों हार्मोन भी बता दिए। अब एक लास्ट हार्मोन सुन लीजिए, वेसोप्रेसिन, या इसका एक और नाम है एडीएच, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। कहां पर बच्चों, इन एक्सक्रीशन। याद आया बच्चों, ये हार्मोन निकलता तो है पिट्यूटरी से, लेकिन
लेकिन जा करके काम करता है कहां पर बच्चों? डीसीटी पर। और डीसीटी में क्या काम करता है बच्चों? वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है और यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाता है। तो याद रखिएगा बच्चों, है ना, याद रखिएगा ये बात कि एडीएच या वेसोप्रेसिन, है ना, ये निकलता पिट्यूटरी से है, लेकिन काम जाकर के कहां पर करता है? डीसीटी पर। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, है ना बच्चों। और अगर वेसोप्रेसिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो जाता है बच्चों? डायबिटीज, डायबिटीज इंसिपिडस, इंसिपिडस। बच्चों याद रखिएगा, मैंने आपको एक्सक्रीशन में भी ये बात बताया था, दो टाइप की डायबिटीज होती है, एक डायबिटीज मेलाइटस और एक डायबिटीज इंसिपिडस। ये जो इंसिपिडस है बच्चों, ये वेसोप्रेसिन या एडीएच की कमी से होती है ना, याद रखिएगा ये चीज, है ना। यस यस यस, ठीक है बच्चों। अब और आगे हम लोग चलते हैं, है ना। नाउ पे अटेंशन स्टूडेंट्स, ये हमने प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, वेसोप्रेसिन के बारे में, ये सारे हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के थे। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई। अब एक और लास्ट हम लोग ग्लैंड के बारे में बात करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में, एंड दैट इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बारे में भी सुन लीजिए बच्चों, दो तीन बातें ही इसके बारे में बात करनी है। सबसे पहली बात, सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? थायराइड ग्लैंड। पिट्यूटरी नहीं है सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा हार्मोन्स रिलीज कर रहा है ना, लेकिन, है ना, सबसे ज्यादा हार्मोन रिलीज कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा साइज में थायराइड ग्लैंड। सबसे बड़ा ग्लैंड लिवर है, लेकिन सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड। सो याद रखिएगा, इट इज द लार्जेस्ट, है ना, इट इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ा, इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरी बात क्या कह दिया जाए कि थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन। सो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट्स थायरॉक्सिन, और ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है बच्चों, इसके बनने के लिए आयोडीन चाहिए। सो इट रिक्वायर्स आयोडीन। इसके लिए क्या चाहिए बच्चों? आयोडीन चाहिए। और अगर कहीं आयोडीन की कमी हो जाती है बॉडी में तो एक बीमारी हो जाती है जिसमें थायराइड ग्लैंड का साइज लार्ज हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज गोइटर। उसे क्या कह देते हैं बच्चों? उसे क्या कह देते हैं कि दैट इज गोइटर। तो याद रखिएगा, थायरॉक्सिन की या आयोडीन की डेफिशिएंसी से थायरॉक्सिन नहीं बन पाता है, जिसके वजह से एक बीमारी हो जाती है जिसे गोइटर कहा जाता है। ये खास करके उन जगहों पर लोगों को होती है जो लोग पहाड़ वगैरह पर रहते हैं, क्योंकि वहां पर आयोडीन पानी में कम रहता है। तो याद रखिएगा ये बात। स्वेलिंग क्यों होती है? स्वेलिंग इसलिए होती है क्योंकि थायरॉक्सिन बनता तो है लेकिन इनकम्प्लीट बनता है, उसमें आयोडीन की कमी है। तो थायराइड ग्लैंड बनाया जा रहा है थायरॉक्सिन, लेकिन फाइनल थायरॉक्सिन नहीं बन पा रही, आयोडीन आई नहीं, फिनिश नहीं हो पा रहा है प्रोडक्ट, तो सब इकट्ठा होते जाता है एंड इट लीड्स टू एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। बात समझ में आ गई बच्चों? याद रखिएगा ये चीज। एक बात और यहीं पर मैं ऐड कर देता हूं, थायरॉक्सिन का काम क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग, इट रेगुलेट्स द बीएमआर। What is the BMR? It is the basal metabolic rate. Basal metabolic rate. BMR को रेगुलेट करता है, it regulates the BMR. I hope बच्चों ये बात याद रखिएगा, है ना, ये BMR को रेगुलेट करता है, BMR. Now what is BMR? Basal metabolic rate क्या है बच्चों? एनर्जी का जनरेशन का रेट, कितना तेजी से एनर्जी का जनरेशन होता है। कहा जाता है ना बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका बीएमआर बहुत हाई होता है, एनर्जी जनरेशन रेट फास्ट है, एक्टिविटी बहुत तेजी के साथ करते हैं, और जितने बड़े होते जाते हैं, बल्कि होते जाते हैं, उतना बीएमआर कम हो जाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट।
देखा होगा ना बच्चों, किसी फंक्शन वगैरह में छोटे बच्चे 6-7 साल के अगर 3-4 बच्चे एक साथ मिल जाए तो इतना तेज तूफान मचा देते हैं पूरे फंक्शन में। और वहीं कहीं आपको गुस्सा आ जाए, आपको मार करके पीछे से भाग गए और आप उनको दौड़ाने लगे, आप दौड़ा करके हो सकता है अपनी पूरी एनर्जी लगा करके पकड़ तो ले, लेकिन जैसे ही पकड़ करके कहीं आपके हाथ से छूटेगा वो फिर उसी स्पीड में भागेगा, लेकिन आपकी सांस फूलने लगेगी अगर आप थोड़ा सा बल्की हैं, अगर आपकी एथलेटिक बॉडी नहीं है तो। क्यों? क्योंकि आपका बीएमआर स्लो है, एनर्जी का जनरेशन का रेट कम है। आज छोटे बच्चों का एनर्जी जनरेशन रेट फास्ट है। जो मॉस्किटोज बच्चों कान में आकर के वो जो गिटार बजाते हैं, आवाज करते हैं, आपको पता है वो अपने विंग्स को 1 सेकंड में हंड्रेड्स के टाइम्स में, मतलब 100 के करीब जो है वो अपने विंग्स को 100 बार फ्लैप करते हैं, उतने ज्यादा, इसलिए वो साउंड प्रोड्यूस होती है। तो याद रखिएगा ये बात कि हम लोग कहते हैं यहाँ पर इट रेगुलेट्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड व्हाट इज दिस? दिस इज एनर्जी जनरेशन रेट। एनर्जी जनरेशन रेट या मैनेजमेंट कहते हैं, एनर्जी मैनेजमेंट कहते हैं। और प्लस एक बात और मैं आपको बता दूं बच्चों, फ्रॉग्स के अंदर, मेढक में, फ्रॉग्स के अंदर बच्चों, फ्रॉग्स के अंदर है ना, फ्रॉग्स के अंदर बच्चों याद रखना है मेटामॉर्फोसिस करवाते हैं। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर, है ना, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटामॉर्फोसिस। सो थायरॉक्सिन है ना, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, it is responsible for metamorphosis in frogs. मेटामॉर्फोसिस सबको याद है ना बच्चों? मेटामॉर्फोसिस मतलब वही टैडपोल से एडल्ट फ्रॉग बनना, मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग्स। टैडपोल से एडल्ट बनने में ये मदद करते हैं। जैसे एक बार बहुत बढ़िया एम्स का सवाल मैं आपसे डिस्कस करता हूं बच्चों, पूछा गया था कि एक छोटा सा तालाब है, उसमें आयोडीन की कमी हो गई। अब बताइए उस तालाब में बड़े एडल्ट मेढक ज्यादा नजर आएंगे या टैडपोल ज्यादा नजर आएंगे? तुरंत रिप्लाई करिए बच्चों। एक तालाब में, एम्स का पूछा गया वो सवाल था बच्चों, मतलब मेडिकल का, एमबीबीएस के टेस्ट का सवाल था। पुराने टाइम में एम्स तो और मुश्किल होता था, अब तो नीट के थ्रू होता है। उसका पूछा गया वो सवाल है, पानी में, तालाब में आयोडीन की कमी हो गई। अब अगर आयोडीन की कमी हो गई तो बताइए उस पानी में टैडपोल ज्यादा नजर आएंगे या एडल्ट फ्रॉग्स? एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, टैडपोल्स, क्योंकि उनका मेटामॉर्फोसिस ही नहीं होगा, टैडपोल एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएंगे, तो टैडपोल का नंबर बहुत ज्यादा नजर आएगा। तो याद रखना है बच्चों, ये मेटामॉर्फोसिस में थायरॉक्सिन का रोल है बच्चों। चलिए बच्चों, इस तरीके से आज के डिस्कशन को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में कोई किसी को डाउट हो तो क्विकली पूछ लीजिए। मैं आपके क्वेश्चंस एड्रेस कर लेता हूं 2-3 मिनट, बाकी फिर अब कुछ ग्लैंड्स और है। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग नया चैप्टर भी हो सकता है स्टार्ट करते हैं एंड में। इमोशंस को रेगुलेट तो हाइपोथैलेमस करता है। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि कोई भी फंक्शन बॉडी का एक्सक्लूसिवली ना तो नर्वस सिस्टम रेगुलेट कर रहा है ना एंडोक्राइन सिस्टम, इट्स द कोलैबोरेशन ऑफ बोथ द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। सर डेट कितनी है किस चीज की? डेट 26 सितंबर है बेटा, 11th एंट्रेंस की। गुड इवनिंग सर, आराध्या शर्मा क्या कह रहे हैं? सर रिवीजन में प्रॉब्लम होती है, मतलब टाइम नहीं मिलता, आप प्लीज थोड़ी एडवाइस दे दो। बेटा अगर जो है रिवीजन आप हफ्ते में एक बार भी कर लेते हो ना तो दैट्स मोर देन इनफ, सफिशिएंट फॉर 11th एंट्रेंस का सिलेबस ही कितना है बेटा। ठीक है बेटा। सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा बच्चों? रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे बेटा, सीक्वेंस में करेंगे, उसके बाद हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, फिर आएंगे हम लोग डाइवर्सिटी पर। सर टैडपोल अगर फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं होता तो क्या होता? क्या वो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए तो ज्यादा टैडपोल्स जो है हो जाएंगे उस पानी में, वो एडल्ट में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएंगे, उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा? रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे बेटा। अब प्लांट का टॉपिक बाकी है। हाँ बेटा नेक्स्ट टर्न पर हो जाएगा, वो प्लांट में बहुत ज्यादा बातें नहीं है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज शबाना। सर प्लीज टेस्ट का सिलेबस अपलोड कर दीजिए जल्दी से जल्दी प्लीज। बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है इस वीक का जो टेस्ट का सिलेबस है संडे का।
सर आप टेस्ट का सिलेबस ओरली बता दीजिए। बता तो दिया कि जो संडे में टेस्ट होगा अपना, उसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा आएगा। ठीक है बच्चों, गुड बाय, अल्लाह हाफिज। गोइटर होल बॉडी में नहीं बेटा, गर्दन में जो थायराइड ग्लैंड है वो फूल जाता है, वो स्वेल कर जाता है, पूरे बॉडी में कहां से गोइटर होगा। ठीक है बेटा, बाय। ओके योमन तंबोली, थैंक यू। ओके सनोवर, अल्लाह हाफिज। ठीक है अमन भाई, ओके। सारा मलिक, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा, आराध्य शर्मा, बाय। ओके बाय। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, यू आर मोस्ट वेलकम स्कूल। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है बच्चों, एंड करते हैं सेशन को। गुड बाय, गुड इवनिंग एंड अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू।